गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे एक राजनीतिक विचारधारा आदर्शवाद का। आदर्शवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो राज्य को सर्वोच्चता और महानता का दर्जा देती है। जिस प्रकार उदारवादी विचारधारा राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मान्यता प्रदान करती है, उदारवाद जो है वो भी राज्य को एक बुरी संस्था मानता है, क्योंकि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है, लेकिन राज्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको स्वीकार करता है। अराजकतावाद राज्य को एक अनावश्यक बुराई है वो मानता है, यानी राज्य एक ऐसी बुराई है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अराजकतावादी विचारधारा राज्य के अंत की कामना करती है। उसी प्रकार आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को महान मानती है, राज्य को सर्वोच्च मानती है और राज्य को पूर्ण मानती है, और ये मानती है कि राज्य में ही मानव का जो जीवन है वो संभव है। राज्य है तो मानव है, वरना कुछ भी नहीं है। इसलिए उदारवादी आदर्शवादी विचारधारा है वो व्यक्ति को नहीं बल्कि राज्य को ही साध्य मानती है, और राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, महान बनाने के लिए व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। यानी आदर्शवाद की मान्यता है कि राज्य ही सब कुछ है और राज्य के लिए व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए राज्य है वो नहीं है। राज्य मानव जो आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य मानव विकास की अंतिम और श्रेष्ठ अवस्था है, व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है वो राज्य में ही है। राज्य व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है, और यह विचारधारा राज्य को साध्य और व्यक्ति को जो है राज्य को महान बनाने का एक साधन है वो मानती है। आदर्शवाद है वो अंग्रेजी के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो आइडिया शब्द से बना है। आइडिया का अर्थ होता है विचार। प्रख्यात दार्शनिक बोसाके ने आदर्शवाद को आध्यात्मिक सिद्धांत का नाम दिया है, क्योंकि यह राज्य के आध्यात्मिक स्वरूप पर अधिक बल देता है। एक अन्य विद्वान हॉब्स ने आदर्शवाद को दार्शनिक सिद्धांत की संज्ञा दी है। इनके अलावा एक अन्य विद्वान C.M. जोड ने इसे आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत की संज्ञा है वो दी है, क्योंकि यह राज्य के निरंकुश अधिकारों का समर्थन करता है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान मैकावर ने जो है इसे राज्य का रहस्यवादी सिद्धांत है वो कहा है। गेटल ने इसे नैतिक सिद्धांत कहा है, क्योंकि यह नैतिकता पर अधिक बल देती है। अब बात करते हैं अपन आदर्शवादी सिद्धांत के इतिहास की, कि आदर्शवादी विचारधारा का प्रारंभ कहाँ से हुआ। आदर्शवादी विचारधारा के तत्व सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु के दर्शन में मिलते हैं। उसके बाद 7वीं शताब्दी के विचारक थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्शवाद का समर्थन किया। इनके बाद आधुनिक युग के विचारक जीन जैक रूसो ने आधुनिक आदर्शवाद की आधारशिला रखी। रूसो से प्रभावित होकर एक जर्मन विचारक कांट, फिक्टे और नीत्शे और हीगल आदि ने आधुनिक आदर्शवाद का प्रतिपादन किया। हीगल ने तो राज्य के बारे में यहाँ तक कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल के इस कथन से स्पष्ट होता है कि हीगल जो है वो राज्य को जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता है, यानी ईश्वर का दर्जा है वो देता है। इनके बाद ब्रिटिश जो दार्शनिक ग्रीन, ब्रैडले, बोसाके आदि ने आदर्शवाद का ही समर्थन है वो किया। इन सबको सामूहिक तौर पर ऑक्सफोर्ड संप्रदाय के नाम से है वो जाना जाता है। अब आगे अपन बात करेंगे आदर्शवादी विचारधारा के प्रमुख लक्षण या प्रमुख तत्व। आदर्शवाद का जो पहला लक्षण है वो ये है कि आदर्शवाद राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य में रहकर ही
मनुष्य का पूर्ण नैतिक विकास है वो संभव है। राज्य से बाहर व्यक्ति का विकास संभव नहीं। इस दृष्टि से आदर्शवादी राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। आदर्शवादियों की दूसरी मान्यता है कि ये राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन है वो मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार जो है राज्य कोई साधन नहीं बल्कि अपने आप में साध्य है। राज्य की सत्ता सर्वोच्च और सर्वोपरि है वो होती है। राज्य का अपना व्यक्तित्व होता है, राज्य ही प्रमुख होता है और व्यक्ति उसके सम्मुख गौण है वो होता है। आदर्शवादियों की अगली जो मान्यता ये है कि ये आदर्शवादी राज्य को एक अनिवार्य संस्था है वो मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। राज्य से पृथक व्यक्ति का जीवन संभव ही नहीं है। राज्य से बाहर व्यक्ति न तो सुरक्षित रह सकता है और न ही राज्य से बाहर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है वो संभव है। इसलिए आदर्शवादी जो राज्य को व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य संस्था मानते हैं। आदर्शवादियों की अगली मान्यता है वो ये है कि वो राज्य को सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य की शक्तियाँ असीम होती हैं। राज्य एक सर्वोच्च संस्था होती है। जैसा कि हीगल ने तो इसे ईश्वर का जो अवतार है वो पृथ्वी पर बताया है। ईश्वर के समकक्ष राज्य को उन्होंने है वो माना है और ये कहा कि राज्य को व्यक्ति पर सारे अधिकार हैं, व्यक्ति को राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। यानी व्यक्ति जो है वो राज्य के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, न ही वो राज्य से बाहर जा सकता है। राज्य सर्वोच्च होता है। अन्य सभी संस्थाएं राज्य के द्वारा नियंत्रित होती हैं। राज्य को कोई भी संस्था नियंत्रित नहीं कर सकती। इस दृष्टि से आदर्शवादी जो हैं वो राज्य को सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान संस्था है वो मानते हैं। आदर्शवादियों की अगली जो मान्यता है वो ये है कि आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति और राज्य के मध्य आंगिक संबंध है वो होता है। इसका अर्थ ये है कि आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति और राज्य के बीच में वही संबंध होता है जो एक शरीर का उसके अंगों के मध्य होता है। जिस प्रकार शरीर का कोई अंग जो है वो शरीर से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार व्यक्ति जो है वो राज्य से अलग नहीं हो सकता। जिस प्रकार शरीर का कोई अंग शरीर के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, उसी प्रकार व्यक्ति जो है वो राज्य के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। जिस प्रकार किसी अंग की सार्थकता शरीर के से जुड़े रहने या शरीर का अंग बने रहने में है, उसी प्रकार व्यक्ति की सार्थकता भी राज्य का अंग बने रहने में है। जिस प्रकार कोई अंग शरीर से अलग होकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी राज्य से अलग होकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया आदर्शवादियों ने कि व्यक्ति और राज्य के बीच में आंगिक संबंध है वो होता है। अगली मान्यता है आदर्शवादियों की, वो है स्वतंत्रता के विषय में। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य ही स्वतंत्रता का मूर्त रूप है वो होता है। यानी आदर्शवादियों के अनुसार राज्य जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बल्कि साधक है। आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य की इच्छानुसार कार्य करना ही जो है वो सच्ची स्वतंत्रता है वो होती है और राज्य में रहता है तभी व्यक्ति स्वतंत्र होता है। राज्य से बाहर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता संभव है वो नहीं। अगली और आखिरी जो मान्यता है आदर्शवादियों की वो ये है कि आदर्शवादी ये मानते हैं कि समाज राज्य से पृथक नहीं है। समाज और राज्य में कोई मतभेद भी है वो नहीं है। समाज का राज्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज राज्य से पृथक कोई संस्था भी नहीं होती। समाज का अस्तित्व भी राज्य पर निर्भर करता है। राज्य है तो समाज है, राज्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आदर्शवादियों की इन मान्यताओं से स्पष्ट है कि आदर्शवादी राज्य को ईश्वर का दर्जा देते हैं, महानता का दर्जा देते हैं और राज्य को ही सब कुछ या महत्वपूर्ण मानते हैं और राज्य के आगे व्यक्ति कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य पर ही निर्भर है। इसलिए राज्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जा सकता, बल्कि व्यक्ति को अपना सर्वस्व राज्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अब आगे अपन आदर्शवाद के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं। आदर्शवाद के अब तक दो धाराएं या दो रूप सामने आए हैं। पहला है आदर्शवाद का जो पुराना रूप है जिसे उग्र आदर्शवाद कहा जाता है
उग्र आदर्शवाद के समर्थकों में हीगल और बोसांके प्रमुख हैं। ये लोग जो हैं वो राज्य की सर्वोच्चता का दावा करते हैं और ये मानते हैं कि राज्य से बाहर समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता और समाज का राज्य में विलय करते हैं। इन उग्र आदर्शवादियों के अनुसार जो है वो राज्य साध्य है और व्यक्ति जो है वो केवल साधन मात्र है। इनके अनुसार राज्य के आदेशों की पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है और व्यक्ति को हर स्थिति में राज्य के आदेशों की पालना करनी चाहिए और यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो व्यक्ति को अपने आदेशों की पालना के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि राज्य की आज्ञा पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है और व्यक्ति को हर हाल में राज्य के आदेशों की पालन करने चाहिए और राज्य का विरोध है वो व्यक्ति किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। इसके अलावा उग्र आदर्शवादी है वो राज्य के विकास और विस्तार के लिए युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास रखते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में विश्वास नहीं करते। अब इसके बाद आदर्शवाद का दूसरा रूप या जो दूसरी धारा है उसका नाम है नरम या उदार आदर्शवाद। उदार आदर्शवाद के समर्थकों में कांट और ग्रीन प्रमुख हैं। इनका जो झुकाव है वो उदारवाद की ओर अधिक है और इन्होंने आदर्शवाद को कुछ हद तक उदारवादी विचारधारा से मिलाया। इनके अनुसार जो है राज्य के साथ ही समाज का महत्व भी होता है और समाज और राज्य में कोई विरोध है वो नहीं होता है। ग्रीन ने कहा है कि राज्य का आधार है वो इच्छा है न कि शक्ति। नरम आदर्शवादियों के अनुसार जो है वो कुछ विशेष परिस्थिति में व्यक्ति राज्य के आदेशों का उल्लंघन भी कर सकता है, जिसकी कि उग्र आदर्शवादियों ने इजाज़त व्यक्ति को नहीं दी। ग्रीन के अनुसार जो है वो जो है व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को होगी। इसके अलावा जो उदार आदर्शवादी जो है वो युद्ध का समर्थन नहीं करते। युद्ध के स्थान पर ये शांति का समर्थन करते हैं और युद्ध को सदैव एक बुराई के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदार आदर्शवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर बल है वो दिया है। अब आगे अपन आदर्शवाद की कमियों पर चर्चा करेंगे, यानी आदर्शवाद की आलोचनाएं। आदर्शवाद की विचारधारा की जो पहली कमी है वो ये है कि आदर्शवादी विचारधारा में राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन माना गया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं होता। तो आदर्शवादियों की मान्यता गलत है। आदर्शवादी विचारधारा की जो दूसरी कमी है जिसके आधार पर उसकी आलोचना होती है वह ये है कि आदर्शवाद का सिद्धांत या विचारधारा है वो आदर्श मात्र है, यह यथार्थ से काफ़ी दूर है, इसलिए काल्पनिक है जो पृथ्वी पर संभव नहीं है, ये केवल स्वर्ग में ही संभव है, ऐसा आलोचक मानते हैं। आदर्शवादी विचारधारा की जो दूसरी कमी है वो ये है कि आदर्शवाद में समाज और राज्य को एक ही मान लिया गया है, जो कि उचित नहीं है। समाज और राज्य में पर्याप्त अंतर होता है। समाज की अनेक व्यवस्थाएं होती हैं, राज्य भी उसी प्रकार समाज की एक उपव्यवस्था है। आदर्शवादी विचारधारा की अगली जो एक कमी है वो ये है कि आदर्शवादी राज्य का एक पृथक व्यक्तित्व स्वीकार करते हैं, जबकि राज्य का कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं होता। इसके अलावा आदर्शवाद की कमी ये भी है कि आदर्शवादी जो है वो राज्य को सर्वशक्तिमान मानते हुए उसे सर्वोच्च सत्ता सौंपते हैं, जो कि उचित नहीं है। आदर्शवादी यहाँ राज्य की निरंकुशता का समर्थन करते हैं और इस तरह के निरंकुश राज्य में शासक कभी भी अत्याचारी हो सकता है। तो इस प्रकार आधुनिक लोकतंत्र के युग में इस प्रकार के शासकों के निरंकुशता का समर्थन करने वाले विचार और सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आदर्शवाद की एक कमी यह भी है कि आदर्शवादी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध करती है।
जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है वो मानी जाती है। अगली और आखिरी जो आलोचना है वो आदर्शवाद किस आधार पर की जाती है कि आदर्शवाद जो है वो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करता है और युद्धों का समर्थन करता है, जो कि विश्व शांति के लिए घातक है वो होता है। अपन उग्र राष्ट्रवाद और युद्ध को किसी भी दृष्टि से मानव जाति के लिए या विश्व शांति के लिए व विश्व शांति के हित में नहीं मान सकते। तो इस आधार पर भी आदर्शवाद की आलोचना है वो की जाती है। धन्यवाद।